नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम लोग आपके साथ हैं और आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। किसका टॉपिक है? ठोसों के यांत्रिक गुण, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको हर साल आ रहा है, ठीक है। नीट एग्जामिनेशन में 1 to 2 क्वेश्चन अपन इसको मान के चले, बट पिछले 2-3 साल से एक एक क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं। छोटा टॉपिक है, ठीक है, और इजीली हम लोग यहाँ पर विद इन 1 आवर इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट। ठोसों के यांत्रिक गुण, ठीक है। ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर क्या है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका? विरूपण बल का या विरूपक बल का, ठीक है। वो बल जो किसी वस्तु पर लगाने पर उसकी विन्यास में कुछ परिवर्तन आए या वो बल जो है वस्तु के विन्यास में परिवर्तन लाने की कोशिश करे, ठीक है। आकार और प्रकार में बदलाव लाने की कोशिश करे, ऐसे बल को हम लोग क्या बोलते हैं? विरूपक बल बोलते हैं, ठीक है। प्रत्यास्था क्या होती है? प्रत्यास्था का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु पे विरूपक बल लगाते हैं जो उसकी शेप को बदल रहा है, उसके आकार प्रकार को बदल रहा है, विन्यास को बदल रहा है या बदलने की प्रवृत्ति रखता है, तो जैसे ही हम लोग विरूपक बल को हटाते हैं, जैसे ही विरूपण बल को हटाते हैं, वैसे ही क्या होता है? वस्तु के अंदर एक आंतरिक बल जो है वो काम करता है और वस्तु को वास्तविक स्थिति में लाने की कोशिश करता है। और ये हर एक वस्तु का गुण होता है, ठीक है। इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था बोलते हैं। क्या लिखा है कि जब विरूपक बल प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत होता है तो विरूपक बल हटाते ही पिंड अपने मूल आकार और विन्यास को पुनः प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। वस्तु के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्था कहते हैं, ठीक है। तो विरूपण बल तो क्या है? आकार और विन्यास में चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और प्रत्यास्था के कारण जैसे ही विरूपण बल हटेगा वस्तु वापस अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश करेगी, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ शब्द क्या लिखा है कि बल कैसा होना चाहिए? प्रत्यास्थ सीमा में होना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी वस्तु की प्रत्यास्थ सीमा एक पर्टिकुलर इलास्टिक लिमिट होती है, उससे ज्यादा अगर अपन ने बल लगा दिया तो उस केस में वस्तु में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, वो हमेशा के लिए वो विरूपण रहेगा, ठीक है। तो जब तक प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत बल आ रहा है तब तक वस्तु जो है वापस अपनी बॉडी को रीगेन, अपनी ओरिजिनल शेप में, मतलब मूल विन्यास में वापस आने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निकायों के प्रकार। तो यहां पर हम लोग जो है प्रत्यास्था को समझा हमने। प्रत्यास्था के आधार पर, ठीक है, वस्तु की जो गुण है कि वो अपना वास्तविक विन्यास वापस हासिल करने की कोशिश करती है, इस प्रत्यास्था गुण के आधार पर अगर हम बात करें तो निकाय या वस्तुओं को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। या तो प्रत्यास्थ वस्तुएं होगी या तो अप्रत्यास्थ, मतलब प्लास्टिक वस्तुएं होगी। ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल को हटाने पर वो वापस पुनः अपने मूल विन्यास में पूरी तरह से वापस आ जाती है, ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ वस्तु बोलते हैं। जबकि वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल को हटाने पर उनमें कोई टेंडेंसी नहीं है, कोई प्रवृत्ति नहीं है कि वो वापस अपनी शेप को, वापस अपने मूल विन्यास को प्राप्त करे, ऐसी जो वस्तुएं हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रत्यास्थ या प्लास्टिक वस्तुएं बोलते हैं। अगर उदाहरण की बात करेंगे तो प्रत्यास्थ वस्तु के उदाहरण जो है क्वार्ट्ज आ जाएगा, उसको हिंदी में भी क्वार्ट्ज ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और प्लास्टिक वस्तुओं के लिए अपन मिट्टी लिख सकते हैं, ठीक है, क्ले, ठीक है, पुट्टी वगैरह, ये सब क्या है? अप्रत्यास्थ वस्तु, मतलब प्लास्टिक वस्तुओं में काउंट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज प्रतिबल, ठीक है। प्रतिबल को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, ठीक है। तो अभी भी हमने बोला कि जब तक वस्तु पर जो लगाए जाने वाला बल, बाह्य बल जो है, जो विरूपण बल है, जो उसको उसकी शेप को बदलने की कोशिश कर रहा है, ये बल जब तक प्रत्यास्थ सीमा के अंतर्गत आएगा तब तक वस्तु वापस अपने मूल विन्यास को प्राप्त करने की कोशिश करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि प्रत्यास्था है उसके अंदर प्रत्यास्था का गुण है। अभी प्रत्यास्था का गुण किस कारण से है? क्योंकि जब भी हम लोग विरूपक बल लगाते हैं तो उसी के साथ उतने ही मान का एक आंतरिक बल जो है, जिसको अपन आंतरिक प्रत्यानयन बल बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, प्रत्यानयन बल, जो वापस उसको मूल विन्यास में लाने की कोशिश करता है, वो भी काम करने लग जाता है, ठीक है। और जैसे ही विरूपण बल हटाते हैं उस आंतरिक प्रत्यानयन बल की वजह से वस्तु वापस अपनी शेप में आ जाती है, ठीक है। तो प्रतिबल, स्ट्रेस क्या होता है बेटा? स्ट्रेस का फॉर्मूले पे जाएंगे अपन, तो विरूपण बल बटा क्षेत्रफल, या बोल सकते हो क्या? प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल। पर ध्यान रखिएगा, ये तभी जब तक वस्तु पे जो बल है वो किस पे हो? इलास्टिक लिमिट में हो, सॉरी, ठीक है, मतलब प्रत्यास्थ सीमा में हो, ठीक है। प्रतिबल का मात्रक तो यहाँ पर F बटा ए आ रहा है, देखो, है ना, F बटा ए अगर आ रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? F का मात्रक तो न्यूटन और एरिया का, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के लिए अपन पास्कल का प्रयोग भी कर सकते हैं,
ठीक है। आंकिक रूप से प्रत्यास्थ सीमा में, जब तक वस्तु पे जो लगाया जाने वाला बल प्रत्यास्थ सीमा में है, तब तक प्रत्यानयन बल का मान विरूपण बल के बिल्कुल बराबर होता है। तो आंतरिक प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल या विरूपण बल बटा क्षेत्रफल, इसे लिखा जा सकता है, किसे, प्रतिबल को। ठीक है, आगे बढ़ते देखो, अगर हम लोग प्रकारों की बात करें कि कितने प्रकार के प्रतिबल होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, 3 प्रकार के प्रतिबल माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? अनुदैर्ध्य, आयतनी और स्पर्श रेखीय। ठीक है, अनुदैर्ध्य, आयतनी और स्पर्श रेखीय। ठीक है, पहले बात करते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल की। अनुदैर्ध्य प्रतिबल यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसके काट क्षेत्रफल के लंबवत है, जो उसकी लंबाई में वृद्धि या कमी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में, इस केस में F बटा A जो होगा उसको क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बोलेंगे। फॉर्मूला F बाई A, फॉर्मूला F बाई A। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है अपन ने? आयतनी, आयतनी प्रतिबल। जब बल जो हमने लगाया है वो वस्तु के आयतन को परिवर्तन करने के लिए अभिलंब बल लगाया है इस तरह से, उस केस में हम लोग जो F बटा A लिखेंगे, ठीक है, F बटा A जो कि आयतन में परिवर्तन कर रही है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? आयतनी प्रतिबल। ठीक है, आयतनी प्रतिबल। और तीसरी स्थिति एक कौन सा? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल इसे अपरूपण प्रतिबल भी कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई दृढ़ वस्तु है, ठीक है, और इसे हमने क्या कर दिया, एक तरफ से, एक सिरे से इसको क्या कर दिया? रिवेट कर दिया। ठीक है, रिवेट कर दिया मतलब बोल्टों से कस दिया। ठीक है, तो अब ये जो नीचे वाली भुजा है ये तो हिल नहीं सकती। ठीक है, और ऊपर वाला जो फेस है इसके समांतर हमने एक बल लगाया। ठीक है, तो इस बल के कारण क्या होगा? इस बल के कारण जो है वस्तु का जो 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 चेंज होगा इसका डायमेंशन में, वो इस तरह से थोड़ा बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं तो ऐसा कर सकता हूं कि देखो ये वस्तु का जो है टेंडेंसी क्या रहेगी? ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे आएगी। ठीक है, ऐसे वस्तु थी, नीचे हमने जो है रिवेट कर रखा है, कस रखा है, और ऊपर वाली फेस पे हमने फोर्स लगाया, ऊपर वाली भुजा पे फोर्स लगाया। क्या होगा? ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बेंड हो जाएगी। तो इस केस में F बटा A जो है वो क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, या अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा सरफेस एरिया कौन सा लेना है? जिस फेस पे आपने फोर्स लगाया है। ठीक है, तो ये प्रतिबल की बात हो गई। मतलब प्रतिबल कोई सा भी हो, F बाई A ही लिखना है। ठीक है, तो ये तो अपने मेन 3 प्रकार के प्रतिबल हो गए। इसके अलावा एक प्रतिबल हम लोग बात करते हैं जिसको बोलते हैं क्या? भंजन प्रतिबल। ठीक है, तो आगे बात करते हैं भंजन प्रतिबल की। भंजन प्रतिबल क्या होता है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, जो ब्रेक करा दे। मान लीजिए कोई तार है और उस तार पे हमने क्या है? लोड लगा दिया। ठीक है, और जैसे जैसे तार पर लोड बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे जैसे तार पर लोड बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा होगा? उसमें जो है एक निश्चित बल लगाने के बाद वो तार जो है वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो वो बल जिसके ऊपर बल लगाने पर या जिससे अधिक बल लगाने पर तार में या वस्तु में जो है वो टूट जाए, वस्तु जो है वो उसमें भंजन आ जाए, भंजन हो जाए उसका, तो इस प्रकार के स्ट्रेस को या प्रतिबल को हम लोग क्या बोलते हैं? भंजन प्रतिबल बोलते हैं। तो भंजन प्रतिबल मतलब प्रतिबल का वह मान जिसके अधिक बल लगाने पर तार टूट जाता है या वस्तु में भंजन उत्पन्न होगा। ठीक है, या वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। इस प्रकार के प्रतिबल को हम लोग क्या बोलेंगे? भंजन प्रतिबल। फॉर्मूला वाइज वही है, F बाई A। ठीक है, भंजन प्रतिबल F बटा A। अब किन फैक्टर्स पे, किन कारकों पे भंजन प्रतिबल निर्भर करता है और किन कारकों पे भंजन प्रतिबल निर्भर नहीं करता, इनके बारे में बात करते हैं। तो फॉर्मूला में तो हमें क्या मिल रहा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है, या भंजन प्रतिबल, इसको BS लिखते हैं शॉर्ट में, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो भंजन प्रतिबल जो है वो फॉर्मूला में तो F बटा A दिख रहा है,
पर ध्यान दीजिएगा ये F और A पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, आरोपित बल पर निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर करता है? ये उन कारणों पर निर्भर करता है जिनके कारण अंतर परमाणुविक बलों में परिवर्तन आए, ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस में चेंजेस आए, ठीक है। तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है कि अशुद्धियां मिलाने के कारण, या तापमान में वृद्धि करने के कारण, या कमी करने के कारण, या कौन सा पदार्थ आपने प्रयोग किया है उस कारण, ठीक है। तो किस किस पे निर्भर कर गया? नेचर ऑफ मेटल, पदार्थ की प्रकृति पे, तापमान पे और अशुद्धियों पर, ठीक है। अब देखो, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास कोई तार है, किसी पर्टिकुलर मेटेरियल का है, कोई पदार्थ का लिया अपन ने, ठीक है। अब इस पे कितना अधिकतम लोड आप लटका सकते हो, कितना अधिकतम भार इस पे लटका सकते हो, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो जब लोड की बात आ जाएगी तो लोड जो है वो डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर और उन कारकों पर जिनके कारण IMF मतलब अंतर परमाणुविक बलों में परिवर्तन हो, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं कि किसी तार पर लटकाए जा सकने वाला अधिकतम भार किस पर निर्भर करेगा? वो A पे निर्भर करेगा, ठीक है, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा और अशुद्धियों पर निर्भर करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन यहां पर लिखा है, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहां पर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाली एक छड़ के अनुदिश एक बल लगाया जाता है, ठीक है। तो इस पे इस तरह से एक बल लगाया गया है, ऐसे, ठीक है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल थीटा अनंत भाग PQ, तो यहां पर क्या हो रहा है? ये थीटा अनंत भाग है, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, जो इस वाले फेस और PQ वाली लाइन है, ये इन दोनों के मध्य कुछ कोण थीटा बन रहा है, ठीक है। तो थीटा अनंत भाग PQ पर अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल जो है वो कौन सा प्रतिबल हो जाएगा? वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल में काउंट होगा, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल पे काउंट होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करना है देखो। तो ये तो हमारे पास जो है दिया गया चित्र है, ठीक है, सिलेंडर आप मान सकते हो, ठीक है, इस पे F बल लगाया ऐसे, ठीक है, F बल लगाया, और जैसा कि अपन ने बात किया था कि ये पार्ट जो है इससे कितने कोण पर ये PQ है? थीटा कोण पर, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इसका क्षेत्रफल x है, ठीक है, या इसका क्षेत्रफल तो दिया हुआ है मान लीजिए a, और इंक्लाइंड का x मान लेता हूं, इसका क्षेत्रफल x मान लेता हूं, तो क्या ये बताइए कि अगर इधर क्षेत्रफल x है और इसका क्षेत्रफल, ये जो PQ डैश बोल लेता हूं, ठीक है, PQ डैश का क्षेत्रफल तो मुझे मालूम है कि वो तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A, और ये जो PQ है वो तो आनत तल है, आनत तल का क्षेत्रफल मैंने x मान लिया, और कितने कोण से आनत था? तो थीटा, ठीक है। तो अगर मैं cos थीटा लिखूं तो cos थीटा क्या आएगा? cos थीटा आएगा a बटा x। इस प्रकार से x बराबर क्या आएगा? a बटा cos थीटा, ठीक है, a बटा cos थीटा, ये x आ जाएगा, मतलब इस आनत का क्षेत्रफल जो है वो a बटा cos थीटा आएगा, ठीक है। चलो अब वापस बात करते हैं, देखो कि अगर ये बल F है, ठीक है, और आप अनुदैर्ध्य प्रतिबल लेने की कोशिश कर रहे हो, क्या चाहिए आपको? अभिलंब प्रतिबल, है ना, मतलब अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए तो इस फेस के लंबवत बल चाहिए, और इसके लंबवत बल जो होगा वो कौन सा होगा? ऐसे वाला बल होगा, ठीक है। और ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा ही निकलेगा, इतनी मैथमेटिक्स आपको आ चुकी होगी, ठीक है। इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि ये इसका इधर वाला जो घटक आएगा वो क्या आएगा? F cos थीटा आएगा। तो अभिलंब प्रतिबल यहां पर जो होगा, अभिलंब प्रतिबल कितना आएगा? तो आएगा F cos थीटा बटा आनत का क्षेत्रफल, आनत का क्षेत्रफल जो होगा, आनत का क्षेत्रफल जो होगा वो x हो सकता है ना, आनत का क्षेत्रफल x हो सकता है, ठीक है, x, और x क्या लिखा है अपन ने? a बटा cos थीटा, तो F cos थीटा अपॉन a बटा cos थीटा। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा F cos स्क्वायर थीटा बटा a, तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आपका बन रहा है? F cos स्क्वायर थीटा बटा a, ऑप्शन 4 पे आपको टिक करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ के लिए भंजन प्रतिबल का मान 2 × 10 की घात
8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तथा पदार्थ का घनत्व 5 गुणा 10 की घात 3 पर प्रति मीटर क्यूब है। इस तार की अधिकतम कितनी लंबाई ली जा सकती है कि तार अपने स्वयं के भार के कारण ना टूट जाए? स्वयं के भार के कारण ना टूट जाए। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे पास कोई तार है, ठीक है, उसको लटकाया और वो तार भार ही नहीं है, उसका कुछ भार है। तो जैसे जैसे आप इस तार को की लंबाई ज़्यादा करते जाओगे वैसे वैसे इस जगह पर जो है तनाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ा तो mg बढ़ गया। तो यहाँ तो इस जगह की अगर मैं बात करूं जो बिल्कुल पॉइंट ऑफ हिंजिंग पे है, जहां पर उसको बांधा गया है, ठीक है, उस जगह पर क्या हो रहा होगा, उस जगह पर तनाव जो है वो mg के बराबर आ रहा है। और mg क्या, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ रहा है, क्योंकि लटकाया हुआ भाग अगर बढ़ा दिया तो इसका मतलब लटकाए जाने वाला द्रव्यमान बढ़ा दिया। तो अधिकतम कितना द्रव्यमान लटका सकते हैं, ठीक है, या इतना कितना लंबाई तक लगा सकते हैं कि वो टूटे ना। ठीक है, क्या करें, आपको क्या क्या दिया हुआ है, ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है, एक तो आपको क्या दिया है, भंजन प्रतिबल दिया है, ठीक है, और दूसरा आपको क्या दिया है, दूसरा आपको घनत्व दिया है रो। इन दो का प्रयोग करना है। ठीक है, ये मान तो दिया है 2 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये मान दिया है 5 गुणा 10 की घात 3 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अब आप सुनिएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या, मतलब F बटा ए, है ना। अब ए तो दिया नहीं, ठीक है, आयतन जरूर दे दिया, सॉरी घनत्व दे दिया, घनत्व दे दिया मतलब द्रव्यमान बटा आयतन दे दिया। आप क्या कीजिए, इसको L से गुणा और L से भाग लगा दीजिए। उससे क्या होगा, ये जो बल है उसको तो अपन mg लिख लें, L और बटा ये आयतन हो गया, A इंटू एल आयतन हो गया। अब m बटा v इसको क्या लिख सकते हैं, घनत्व लिख सकते हैं, तो रो जी एल हो गया। यहाँ से अब L निकाले जा सकती है कि L का मान क्या आ जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब भंजन प्रतिबल बटा रो जी। अब ये सब मान अपने पास अवेलेबल हैं, आप डाल दीजिए। 2 गुणा 10 की घात 8 बटा 5 गुणा 10 की घात 3 और जी का मान 10 लिया, ठीक है, तो कितना हो गया, 10 की घात 4 तो कट गया, तो 20,000 बटा 5, और इस तरह से ये वैल्यू जो आई वो 4000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर आ गई। तो आंसर जो है आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 4 4 किलोमीटर सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक ब्लॉक दिया है आपको, और इस ब्लॉक पर आपने जो है उसके ऊपर वाले फेस से कुछ एंगल पर कुछ बल लगाया। कितना बल लगाया, 200 न्यूटन का बल लगाया। कितने कोण पे लगाया, तो 30 डिग्री के कोण पे लगाया। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना और स्पर्श रेखीय प्रतिबल कितना है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्लॉक जो आपको दिया है, इस ब्लॉक को आप क्या करो, इस पे लगाए गए बल का आप घटक निकालो, है ना। इधर एक घटक आएगा, एक घटक लंबवत जाएगा। ठीक है, जो घटक इसके फेस के अनुदिश आया वो तो कितना आ जाएगा, 200 कोस 30, है ना। कोस 30 का मान कितना होता है, √3 बटा 2। √3 बटा 2 अगर वैल्यू डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 √3 हो जाएगा, 100 √3 न्यूटन। ये तो इतना तो इधर काम कर रहा है। और इसी प्रकार से यहाँ जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 200 साइन 30। इसका मतलब क्या हो गया, 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन जो भाग है वो तो इधर काम कर रहा है और 100 √3 इधर काम कर रहा है। ठीक है, आपसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल पूछा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालने का तरीका क्या रहेगा, आपको चाहिए F लंबवत, ठीक है, जो कि फेस के लंबवत लग रहा हो, ठीक है, लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो इधर की तरफ, और बटा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कौन सा, ऊपर वाले फेस का। तो आप अगर मान रखोगे तो आपको रखना चाहिए 100 बटा, और ये वाला फेस जो है वो वही होगा जो नीचे वाला फेस है, कितना, 5 गुणा 4। ठीक है, और इस तरह से ये मान कितना आ जाएगा, 100 बटा 20 मतलब 5 न्यूटन, 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, कौन सा बल लिखेंगे, जो कि सरफेस के स्पर्श रेखीय हो। और स्पर्श रेखीय बल जो है वो कितना है यहाँ पर, 100 √3। तो आपने वैल्यू डाला 100 √3 बटा
5 गुणा 4, और इस तरह से ये मान कितना आ गया 5 इंटू √3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विकृति क्या होती है? ठीक है, स्ट्रेन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब विकृति। ठीक है, किसी वस्तु पर अगर अपन बाह्य बल लगाएंगे तो उसमें विकृति आएगी। विकृति आएगी मतलब उसके विन्यास में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब उसके विन्यास में कितना परिवर्तन हुआ बटा उसका मूल विन्यास क्या था, इस अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। विकृति मतलब वस्तु की विन्यास में परिवर्तन बटा मूल विन्यास, विन्यास में परिवर्तन बटा मूल विन्यास। सोचिएगा एक तार है, उस तार पे अगर अपन ने उसके तार की लंबाई के अनुदिश अगर अपन ने बल लगाया तो आप क्या चेंज देखने के सोचेंगे? आपको चेंज देखना होगा कि हो सकता है कि उस तार की लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए। तो कितनी वृद्धि हुई बटा मूल लंबाई क्या थी? ठीक है, कितनी वृद्धि हुई लंबाई में बटा मूल लंबाई क्या थी, वो क्या हो जाती है बेटा? वो विकृति हो जाती है। इसी प्रकार से अगर कोई मान लीजिए आयतनीय बॉडी है, ठीक है, आपने उस पर बल लगाया और बल लगाने से वो वस्तु जो है वो थोड़ा कंप्रेस हो गई, संपीड़ित हो गई। ठीक है, और ऐसा करने पर क्या हो गया? आयतन में कुछ कमी आई। ठीक है, तो कितना आयतन कम हुआ बटा मूल आयतन कितना था? कुल मिला के क्या डायमेंशन चेंज हो रही है अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन क्या? ठीक है, क्या विन्यास में क्या परिवर्तन हुआ और मूल विन्यास क्या है, इन दोनों का अनुपात जो है वो विकृति है। ठीक है, तो विकृति का फॉर्मूला आपको बिल्कुल सिंपल है, याद आ जाएगा। और अगर अपन देखें इस अनुपात में ऊपर और नीचे दोनों एक ही प्रकार की भौतिक राशि आएगी, और जब दोनों एक ही तरह की भौतिक राशि आएगी तो अनुपात लेने पर आपको जो राशि मिलेगी विकृति, वो तो एक मात्रकहीन राशि आएगी और न ही उसकी विमा आएगी। तो ये जो राशि है वो विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्ट्रेन जो होता है, विकृति जो होती है, उसकी कोई विमा नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, कितनी प्रकार की विकृति हो सकती है? ठीक है, कितने प्रकार की विकृति आ सकती है? तो अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। कौन कौन सी बोल रहे हैं? अनुदैर्ध्य, जिसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा जो है अपरूपण विकृति मतलब शेयर स्ट्रेन, जिसको अपन स्पर्श रेखीय विकृति भी बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं? स्पर्श रेखीय विकृति। ठीक है, जब बल जो होगा वो स्पर्श रेखीय दिशा में होगा तब जो विकृति उत्पन्न हो रही है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखीय विकृति बोलते हैं या अपरूपण विकृति बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या विकृति के बारे में क्या क्या अपन को सीखना है, तीनों विकृतियों के बारे में बात करते हैं। विकृति, पहले अपन बात करते हैं क्या? अनुदैर्ध्य विकृति। क्या? अनुदैर्ध्य विकृति। तो बोलेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई तार है और उसका एक सिरा तो अपन ने किसी दृढ़ सपोर्ट से टांग दिया और दूसरे सिरे पर आपने बल लगाया, और उस बल लगाने के कारण ऐसा हो सकता है कि उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाए। ये तो मूल लंबाई थी L और ये लंबाई में वृद्धि हो गई। तो जो डेल्टा L और L का जो रेशियो है उसे क्या बोलेंगे? उसे अनुदैर्ध्य विकृति बोलेंगे। डेल्टा L बटा L, अनुदैर्ध्य विकृति क्या आएगी? डेल्टा L बटा L। दूसरा अगर बात करें वॉल्यूम स्ट्रेन या आयतनीय विकृति, तो इसमें हमें बोलना चाहिए कि जब किसी वस्तु पर अभिलंब बल लगा रहे हैं, ठीक है, वस्तु पर अभिलंब बल लगा रहे हैं तो क्या होगा? इस वस्तु के आयतन में कमी आ सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसके आयतन में डेल्टा V की कमी आई। ठीक है, डेल्टा V की आयतन में कमी आ गई, तो डेल्टा V बटे में मूल विन्यास मतलब मूल आयतन कितना था? V था। ठीक है, V आयतन था, आपने उसको अभिलंब बल लगाया चारों तरफ से, सब तरफ से, तो पता चला कि आपने देखा कि डेल्टा V कंप्रेस हो गया है, डेल्टा V आयतन कम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से डेल्टा V बटा V जो है वो आयतन विकृति कहलाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाएगा। तीसरी बात करते हैं। देखो तीसरा जो है आपके पास क्या है? तीसरा अपरूपण या स्पर्श रेखीय, अपरूपण या स्पर्श रेखीय विकृति। इसमें अगर बात करें तो अभी अपन ने जैसे बात किया था कि मान लीजिए कि आपके पास ये कोई क्यूब है, कोई घन है, और इसके नीचे वाले फेस को अपन ने क्या कर दिया? नीचे वाले फेस को अपन ने रिवर्ट कर दिया।
नीचे वाले फेस को कस दिया, ठीक है। अभी क्या, अभी ऊपर वाले फेस पे हमने एक फोर्स लगा रहे हैं, फेस जो है ऊपर वाले फेस पे फोर्स लगाया, ऐसे बल लगाया, और इस बल लगाने के कारण आपने देखा कि ये जो ऊपर वाला फेस था वो ऐसे बेंड हो गया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो कितना तो शिफ्ट हुआ, मान लीजिए डेल्टा एल, ठीक है। सापेक्षिक जो शिफ्ट हुआ है वो डेल्टा एल है, और दोनों समांतर भुजाओं के बीच कितनी दूरी थी वो एल है। तो ये जो डेल्टा एल बटा एल होगा, ठीक है, डेल्टा एल बटा एल, जिसको अपन यहाँ अगर एंगल फाई लिख लें तो tan फाई भी बोल सकते हो, ठीक है। ये किसको शो करेगा, ये किसको निरूपित करेगा, ये शो करेगा किसको, स्पर्श रेखीय विकृति को, ठीक है। तो विकृति कोई सी भी हो, विमाहीन मात्रकहीन राशि रहेगी, ठीक है। और 3 प्रकार की विकृति की हमने बात किया, कौन कौन सी, अनुदैर्ध्य, आयतनी और स्पर्श रेखीय या अपरूपण विकृति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हुक्स का नियम या हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स ने क्या कहा, हुक्स ने बोला कि यदि किसी वस्तु पर आप अगर बल लगा रहे हो तो आपको उसके विन्यास में परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब किस प्रकार से ये जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का वेरिएशन है, मतलब प्रतिबल और विकृति में क्या रिलेशन है, उसके बारे में बात किया। उन्होंने बोला कि जब तक लगाए जाने वाला बाह्य बल या विरूपण बल, आप जो किसको कह रहे हो, वो प्रत्यास्थ सीमा में है, जब तक लगाया जाने वाला बल प्रत्यास्थ सीमा में है, तब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होंगे, ठीक है। क्या बोला कि प्रत्यास्थ सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगर समानुपाती होते हैं तो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर आपको एक नियतांक लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात, मतलब प्रतिबल और विकृति का अनुपात, प्रतिबल बराबर प्रत्यास्थता गुणांक गुणा विकृति, या प्रतिबल बटा विकृति बराबर प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। अब इस आधार पर अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझा जाए, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, एक वक्र मिल रहा है, और इस वक्र में जो है y अक्ष पे तो अपन ने क्या ले लिया, स्ट्रेस ले लिया, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, ठीक है, और x अक्ष पर अपन ने क्या ले लिया, विकृति ले ली, विकृति। क्या देख रहे हो आप कि जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, ठीक है। प्रतिबल के बढ़ने के साथ विकृति बढ़ रही है, पर प्रतिबल ज्यादा बढ़ रहा है, विकृति कम बढ़ रही है, ठीक है। कहां तक, O से लेके A तक, O से लेके A तक, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि O से ग्राफ में, O से A तक जो है ग्राफ जो है वो समानुपाती ग्राफ आ रहा है। ग्राफ कैसा आ रहा है, प्रतिबल और विकृति के बीच जो ग्राफ आ रहा है, प्रतिबल और विकृति के बीच वो कैसा आ रहा है, समानुपाती ग्राफ आ रहा है, प्रोपोर्शनल। ए बिंदु पर आते आते अब जो ग्राफ है वो प्रोपोर्शनल नहीं रहा, उसके बाद थोड़ा बेंड होने लगा, तो इसका मतलब ए बिंदु जो है वो क्या हो गया बेटा, वो आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट हो जाती है या समानुपाती सीमा कहलाती है। ओ से ए तक का जो ग्राफ है, इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें हुक्स का नियम मान्य है, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है, और इस सीमा को, ए बिंदु को क्या बोलेंगे कि ये क्या आ गई, समानुपाती की सीमा आ गई। अब इसके आगे अगर अपन स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ेगा तो सही, पर प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ेगा, समानुपाती रूप से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन ने स्ट्रेस बढ़ाया, ठीक है, तो आप फिर से देख रहे हो कि स्ट्रेन बढ़ रहा है, मतलब विकृति बढ़ रही है, किंतु अभी स्ट्रेट नहीं बढ़ रही है। तो ये बी बिंदु जब आ गई तो बी बिंदु तक भी वस्तु में प्रत्यास्थता की प्रॉपर्टी है, बी से पहले या बी तक भी अगर अपन इस स्ट्रेस को हटा लें, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें, अपरूपण बल को हटा लें, तो वस्तु वापस अपने मूल विन्यास में, मतलब ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी, ठीक है। किंतु अब अगर ये जो बी बिंदु था, बी बिंदु कौन सा था, ये बिंदु जो है वो प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रत्यास्थ सीमा। प्रत्यास्थ सीमा से अधिक बल लगाने पर, ठीक है, प्रत्यास्थ सीमा से अधिक बल लगाने पर वस्तु में कुछ ना कुछ परमानेंट सेट हमेशा के लिए रह जाता है, कुछ ना कुछ तो विरूपण हमेशा के लिए बच जाएगा। ऑल्दो इसके बाद अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन तेजी से बढ़ेगा, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल बढ़ाने के साथ विकृति तेजी से बढ़ रही है, ठीक है।
अगर आपने प्रतिबल को हटा लिया, डिफॉर्मिंग फोर्स को, विरूपण बल को हटा लिया, तो आप ये तो देखोगे कि वस्तु वापस अपने मूल विन्यास की तरफ आ रही है, पर पूर्णतया अपने मूल विन्यास को प्राप्त नहीं करेगी। उसमें कुछ ना कुछ परमानेंटली कुछ ना कुछ जो है विरूपण रह जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वस्तु थी वो बी से आगे, उसके ग्राफ में बी से आगे बढ़ गई थी। ठीक है, और बी से आगे का जो क्षेत्र है उसको प्लास्टिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और एक सीमा के बाद तो ये होगा कि वस्तु में प्रतिबल तो बहुत कम बढ़ रहा है और विकृति तेजी से बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, डी तक। तो बी से डी तक का जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लास्टिक क्षेत्र बोलते हैं, प्लास्टिक क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस आपने कम भी कर लिया, फिर भी विकृति बढ़ती चली जा रही है, और अंत में ई बिंदु पर आते आते भंजन बिंदु है ये। ई बिंदु क्या है? भंजन बिंदु। भंजन बिंदु पे क्या होगा? वस्तु में एक फ्रैक्चर आ जाएगा, वस्तु में टूटना तय है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर अपन इनकी बात करें, देखो इसी को, इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ए बिंदु ए, जिस तक हुक का नियम मान्य है, समानुपाती सीमा। बी तक क्या आ गई? प्रत्यास्थ सीमा आ गई। ठीक है, ओ से बी का क्षेत्र जो है वो क्या आ जाएगा बेटा? वो प्रत्यास्थ क्षेत्र कहलाता है, प्रत्यास्थ क्षेत्र। ठीक है, प्रत्यास्थ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, प्रत्यास्थ क्षेत्र। और बी से डी तक का क्षेत्र क्या आ जाएगा? प्लास्टिक क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो वस्तु का भंजन होना तय है, क्योंकि स्ट्रेस को कम करने पर, प्रतिबल कम करने के बावजूद भी विकृति बढ़ती चली जाएगी और टूटने पर ही अब जो है वो रुकेगा। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग प्रकार के पदार्थ है। ठीक है, कुछ पदार्थों में हमने ये देखते हैं कि जो प्लास्टिक क्षेत्र है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे वस्तुओं को हम लोग, जैसे कि धातु हो गई, धातु का जिनसे अपन तार बना सकते हैं। ठीक है, जिनका प्लास्टिक क्षेत्र काफी बड़ा है, ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलेंगे, तन्य पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा क्षेत्र गलत लिख दिया है, तन्य पदार्थ। ठीक है, और जिन पदार्थों के लिए प्लास्टिक क्षेत्र छोटा होता है उनको क्या बोलते हैं? भंगुर पदार्थ। मतलब इन पदार्थों में क्या होगा? इन पदार्थों में जैसे ही आपका प्रत्यास्थ क्षेत्र खत्म होगा, तुरंत भंजन बिंदु आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अगर स्टील का ग्लास आपके पास है और उसको आप उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, विरूपण बल लगा रहे हो, तो क्या होगा? उसका शेप बदलेगा, वो फूटेगा नहीं। पर अगर आपने जो चाय का कप है, जो कि चाइना क्ले का हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है, वो क्ले का जो कप है, ठीक है, मिट्टी का कप है, उस पर अगर आपने फोर्स लगाया, बल लगाया, तो एक सीमा के बाद सीधा वो टूटेगा, मुड़ेगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो ब्रिटल नेचर का है, उसमें प्लास्टिक रीजन जो है, उसमें प्लास्टिक क्षेत्र बहुत छोटा है। ठीक है, जबकि जो मेटल का था, जो धातु का मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, उसमें ये गुण होते हैं कि वो मुड़ जाएगा, उसकी आप चादर बना सकते हो, उससे आप तार बना सकते हो। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थों को बोलते हैं क्या? तन्य पदार्थ। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? तन्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जबकि वे पदार्थ जिनके लिए जैसे ही आपका इलास्टिक रीजन खत्म होगा, तुरंत क्या आ जाएगा? भंजन बिंदु आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही प्रत्यास्थ क्षेत्र खत्म होगा, वैसे ही क्या आ जाए? भंजन बिंदु आ जाए। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? ब्रिटल या भंगुर पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अपन ने बात किया कि हुक्स का नियम था। ठीक है, हुक्स के नियम में क्या लिखा? अपन ने हुक्स के नियम में ये पढ़ा कि हुक्स ये बोलता है कि जब तक प्रत्यास्थ सीमा में किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो, तो जैसे जैसे आप प्रतिबल बढ़ाओगे, वैसे वैसे विकृति बढ़ेगी। ठीक है, पर हमने कुछ पदार्थ ऐसे भी देखे जिसमें स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ा तो सही, प्रतिबल बढ़ाने पर विकृति बढ़ी तो सही, पर वो प्रत्यास्थ रूप से नहीं बढ़ी। ठीक है, और यह भी देखा गया कि उन वस्तुओं को हम लोग उनकी एक्चुअल मूल लंबाई से कहीं ज्यादा लंबाई तक स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे कि रबर की बात की जाए, तो रबर जो है उसको अपन स्ट्रेच करके उसकी लंबाई से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, काफी गुना बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, तो ये हुक्स के नियम को ओबे नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनके लिए क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ क्षेत्र बहुत बड़ा है, प्रत्यास्थ क्षेत्र बहुत बड़ा है, किंतु वो हुक्स के नियम का पालन नहीं करते, ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थलक। प्रत्यास्थलक। ठीक है, ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थलक बोलते हैं। ठीक है, तो इनके लिए अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किनके लिए? प्रत्यास्थलक वस्तुओं के लिए, इलास्टोमर्स के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकारों की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या था?
तो हमने ऐसा पढ़ा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है, ठीक है, प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है, उसको हमने क्या बोला, प्रत्यास्थता गुणांक बोला। ठीक है, अब प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो एक तो होगा बेटा यंग गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा हम लोग बोलते हैं आयतनी गुणांक या बल्क गुणांक। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो शियर मॉडुलस या अपरूपण गुणांक, इसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी बात हुई, यंग गुणांक, आयतन गुणांक और अपरूपण या दृढ़ता गुणांक। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहले यंग गुणांक की बात करते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, जब बल या प्रतिबल जो होगा वो लंबाई के अनुदिश है, मतलब अनुदैर्ध्य है। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक हो, सब में लेना वही है, क्या लेना है, क्या लेना है, प्रतिबल बटा विकृति लेनी है। ठीक है, पर कौन सा प्रतिबल लेना है उसके आधार पर जो है प्रत्यास्थता गुणांकों के नाम अलग अलग है। ठीक है, अगर आप अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति करते हैं तो उस स्थिति में आपको जो गुणांक मिल रहा है वो यंग गुणांक है। वो क्या है, यंग गुणांक। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, प्रतिबल के लिए फॉर्मूला आपको याद है, क्या है, F बटा ए, और विकृति के लिए तो अनुदैर्ध्य विकृति होती है डेल्टा एल बटा एल, है ना, तो डेल्टा एल बटा एल, और यहां से y का मान क्या आ गया, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। क्या बोल रहे हैं, देखो कि यंग गुणांक को y से डिनोट करना है, आपको निरूपित करना है, और ये क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना, F बटा ए, और अनुदैर्ध्य विकृति क्या, तो डेल्टा एल बटा एल। ठीक है, तो यहां से अपन ने y को सॉल्व किया तो क्या आ गया, F बाई ए, और इसे डेल्टा एल, और ये एल ऊपर चला जाएगा, तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल आपका सूत्र बनेगा, जिसको आपको न्यूमेरिकल में यूज करना रहेगा। ठीक है, y बराबर एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या क्या बातें इसके बारे में बता रखी है। पहली बात बता रखी है कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अनुपात में जो राशि है विकृति, उसकी तो मात्रक होता ही नहीं है, तो जो प्रतिबल का मात्रक है वही यंग गुणांक का आएगा। या आप ये बोल सकते हो कि किसी भी प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक रहेगा वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही आना है, क्योंकि सब में नीचे जो आएगा, जो अनुपात में नीचे जो पार्ट आएगा वो विकृति का आएगा, और विकृति जो है विमाहीन मात्रकहीन राशि है। ठीक है, तो इसलिए चाहे यंग गुणांक हो, चाहे आयतनी गुणांक हो या अपरूपण गुणांक हो, सब में जो मात्रक आने वाला है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही आने वाला है। ठीक है, तो यंग गुणांक का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसके लिए डिफाइंड है, तो बोलेंगे कि सिर्फ ठोसों के लिए परिभाषित है, द्रवों के लिए या गैसों के लिए हम लोग y का मान नहीं निकालते, उसके लिए मान के चलते कि y का मान 0 है। ठीक है, तो द्रवों तथा गैसों के लिए y का मान 0 होगा। अगर वस्तु जो है वो एक दृढ़ वस्तु है, आदर्श दृढ़ वस्तु है, इसका मतलब ये हो गया कि बल लगाने पर उसके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसमें कोई विकृति नहीं आ रही है, इसका मतलब विकृति का मान क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर विकृति का मान 0 हो गया तो y का मान क्या आ जाएगा, तो किसी भी अनुपात में अगर नीचे का जो राशि है, ठीक है, अंश और हर में हर का मान अगर 0 हो गया तो आपको पता है कि उसका मान क्या चला जाएगा, अनंत चला जाएगा। तो आदर्श दृढ़ पिंड के लिए y का मान कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है, क्या, कि स्टील जो है वो कॉपर से ज्यादा इलास्टिक होता है। अब कैसे बोल दिया भाई ये स्टील कॉपर से ज्यादा प्रत्यास्थ है, तो जिन वस्तुओं के लिए y का मान ज्यादा है वो ज्यादा प्रत्यास्थ होती है। तो हमने देखा कि स्टील के लिए y का मान ज्यादा आ गया, इसलिए y स्टील जो है y कॉपर से ज्यादा आने के कारण हमने बोला कि स्टील जो है वो ज्यादा प्रत्यास्थ है। ठीक है, तो ये बिंदु क्लियर हो गया। इसके अलावा एक फॉर्मूला यहां पर है कि K बराबर y टाइम्स ऑफ R। ठीक है, K क्या है, तो K जो है वो अंतर परमाणुक बल नियतांक है। अंतर परमाणुक बल नियतांक का यंग गुणांक के साथ क्या रिलेशन है कि K बराबर y टाइम्स ऑफ R, y गुणा R। ठीक है, y तो यंग गुणांक हो गया, और R क्या है, तो R जो है वो अंतर परमाणुक दूरी है, अंतर परमाणुक दूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखिएगा, क्या, K बराबर y टाइम्स ऑफ R नॉट, y गुणा R नॉट आपको क्या देगा, K दे देगा। ठीक है, अंतर परमाणुक बल नियतांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक तार के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके एक डायरेक्ट फॉर्मूले हमने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, डेरिवेशन पार्ट पे नहीं गए क्योंकि वीडियो को अपन को शॉर्ट में और पूरा डाटा के साथ चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये पार्ट हमने सीधा फॉर्मूला, क्योंकि अप्लाई जो होगा वो आपको क्वेश्चन में ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सुनिएगा क्या कहते हैं कि आपके पास तार है, L लंबाई का तार। ठीक है, और तार के बारे में ये बोल रखा कि तार का कोई
द्रव्यमान नहीं है, या क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया भारहीन तार है, या बोल दें कि एक हल्का तार है, ठीक है, लाइट रॉड बोल दी जाए, ठीक है, हल्का तार बोल दिया जाए, या भारहीन तार बोल दिया जाए, या तार का भार ही नहीं दिया जाए, ठीक है। ऐसी स्थिति में जब तार का भार अवेलेबल नहीं है या तार जो है वो भारहीन है, उस पर अगर अपन ने बल आरोपित किया तो बल कैसे आरोपित करेंगे, मान लीजिए इसके ऊपर अपन ने क्या लगा दिया, m द्रव्यमान का कोई ब्लॉक रख दिया, ठीक है। अब इसका तो द्रव्यमान नहीं है, पर इस ब्लॉक का, इस गुटके का तो था, और उस गुटके की वजह से इसमें तनाव आएगा, और तनाव आएगा तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो सकती है। तो लंबाई में वृद्धि कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, FL, F कितना लगाया, L कितना था, अपॉन AY, ठीक है। और कोई नया सूत्र नहीं है, वही फॉर्मूला देखो, y बराबर अभी अपन लिख के आए FL अपॉन A डेल्टा L, इस डेल्टा L को उधर ले गए, FL बटा AY आ गया, और F को क्या लिखोगे, MGL बटा AY। दूसरा क्या है कि यदि तार का भार हो, तो अगर तार आपका जो है वो भारहीन नहीं है, तार का खुद का भी भार है, खुद का भार है, अब खुद के भार के कारण तनाव आ रहा होगा, अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग तनाव आ रहा होगा, ठीक है। तो उस केस में भी लंबाई में वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां लंबाई में वृद्धि देखने को जो मिलेगी डेल्टा L, ठीक है, खुद के भार के कारण, स्वयं के भार के कारण, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, MGL अपॉन 2AY। क्या फॉर्मूला है, MGL अपॉन 2AY। स्वयं के भार के कारण तो MGL अपॉन 2AY, और बाह्य ब्लॉक लटकाने के कारण MGL अपॉन AY, ठीक है। अगर घनत्व के टर्म में लिखना पड़ जाए तो उस केस में अपन इसको लिख सकते हैं रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y, रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा है। क्या क्वेश्चन लिखा है कि दो तार P तथा Q समान पदार्थ से बने हैं तथा दोनों का आयतन समान है, दोनों का आयतन समान है। यदि P की लंबाई Q से 3 गुना है तो समान बल द्वारा तनित किए जाने पर दोनों तारों की लंबाई में वृद्धि का अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों तारों की लंबाई में वृद्धि का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समान पदार्थ से बने हैं तो इन दोनों का y सेम हो गया, ठीक है, तथा दोनों का आयतन समान है तो v भी सेम हो गया, ठीक है। यदि P की लंबाई Q से 3 गुना है तो P की लंबाई जो है वो 3 गुना है Q से, ठीक है। क्या क्या सेम हो गया, y सेम है, ठीक है, और क्या सेम है, आयतन सेम है, ठीक है। तो समान बल द्वारा तनित किए जाने पर बल भी समान कर दिया, ठीक है, बल भी समान कर दिया। दोनों तारों की लंबाई में वृद्धि का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपको बहुत आसान है, क्या बोलोगे आप कि लंबाई में वृद्धि मतलब डेल्टा L, ठीक है। तो डेल्टा L क्या होगा, तो आएगा FL अपॉन AY, ठीक है। अब यहां तो हम लोग कोई निष्कर्ष पे निकल नहीं पा रहे, ठीक है, FL अपॉन AY, ठीक है। अगर भारहीन तार है तो आप 2AY लिख लोगे, यहाँ पे अपन ने लिखा है, ठीक है। ये भारहीन तार है तो FL अपॉन AY, और भार वाला तार है तो MGL अपॉन 2AY, ठीक है। तो FL अपॉन AY लिखा, FL अपॉन AY लिखा, और आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पर आपको आयतन दिया हुआ है, क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, L से ऊपर गुणा और L से नीचे गुणा कर लो, उससे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा FL स्क्वायर अपॉन VY। तो अब आपके लिए ये बहुत आसान हो गया कि आपका F, V और Y ये तो समान थे, इसका मतलब डेल्टा L जो है वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर कर गया किस पे, L स्क्वायर पे। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है कि डेल्टा ऑफ LP बटा डेल्टा LQ जो रहेगा वो LP स्क्वायर बटा LQ स्क्वायर रहेगा, और LP को क्या लिख सकते हो, 3LQ लिख सकते हो, तो 3LQ बटा LQ का स्क्वायर, तो LQ तो कट जाएगा, 3/1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, 9:1। तो 9:1 अवेलेबल है क्या, बिल्कुल अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या स्क्रीन पे लिखा है कि किसी तार से 4 किलोग्राम भार लटकाने पर इसकी लंबाई 10 मीटर हो जाती है तथा जब 10 किलोग्राम भार लटकाते हैं तो उसकी लंबाई जो है 13 मीटर हो जाती है। तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए, वास्तविक लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ये बात बताओ कि तार तो वही है, तार वही है तो वस्तु के जो y तो बदलेगा नहीं, है ना, यंग गुणांक तो सेम रहेगा। और यंग गुणांक की अगर बात करेंगे तो यंग गुणांक क्या होता है, FL अपॉन A डेल्टा L, और FL अपॉन A डेल्टा L को क्या लिखोगे, डेल्टा L को लिखोगे कि L फाइनल कितना हुआ माइनस प्रारंभिक या मूल लंबाई क्या थी, यही था ना चेंज, ठीक है। L लंबाई पहले थी, बाद में बढ़कर LF हो गई,
तो LF माइनस L ये तो चेंज हुआ, इतना ही तो परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब ये वैल्यू अपन लिखते हैं। देखो दो कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन को इंक्लूड कर लेते हैं। एक में तो F बराबर 4G आएगा mg, है ना, तो 4G इंटू L बटा A, और लंबाई कितनी हो गई 10 मीटर हो गई बढ़ने के बाद, मतलब मूल तो हमें पता नहीं है पर बढ़ने के बाद 10 हो गई। और एक बार अपन ये बोल सकते हैं कि y का मान अगर अपन इस स्थिति को लें, 10 किलोग्राम द्रव्यमान लगाया है तो 10G तो बल आ गया, L बटा A गुणा कितनी लंबाई हो गई 13 मीटर, तो 13 माइनस L। सॉल्व कर लो इसको, L से L कट गया, G से G कट गया, आपका A से A कैंसिल हो गया, और इसको भी आप काट सकते हो, 2 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 गुणा 13 तो हो गया 26, और माइनस 2L बराबर कितना हो गया इधर 50, और माइनस 5L। इस L को एक तरफ ले जाओ, बाकी न्यूमेरिक वैल्यू को एक तरफ ले लो, तो इधर तो हो गया 3L, क्योंकि ये 5L इधर प्लस में हो गया होगा, 5L माइनस 2L 3L हो गया, और ये 26 इधर माइनस का आया होगा, तो 50 माइनस 26 कितना 24। इस तरह से L का मान क्या आ गया 24/3, मतलब 8 मीटर। मूल लंबाई कितनी थी 8 मीटर। ऑप्शन 2 करेक्ट, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। L लंबाई, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा W भार के तार में बाह्य बल 2W आरोपित किया जाता है। यदि तार का तार लिखना भूल गई है, तार का यंग गुणांक y है तब तार में कुल प्रसार है। ठीक है साहब, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और L लंबाई का तार है। L लंबाई का तार है, A उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसका भार भी दे रखा है W। ठीक है, A उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, और Y उसका यंग गुणांक दे रखा है। ठीक, आगे क्या लिख रखा है, बाह्य बल 2W आरोपित किया जाता है, तो बाह्य बल लगाया इसके अलावा कितना 2W। ठीक है, यदि तार का यंग गुणांक y है तब तार में कुल प्रसार है। कुल प्रसार आपको ज्ञात करना है, तो क्या बोलोगे कि जो कुल प्रसार होगा तार का, वो कुछ प्रसार तो होगा खुद के भार के कारण, और कुछ होगा बाह्य बल के कारण। ठीक है, अगर तार भारहीन होता है, मतलब जो खुद के भार के कारण नहीं, बाह्य बल के कारण की बात करेंगे, तो अपन FL अपॉन AY लिखते हैं। तो F कितना है 2W, तो क्या लिखेंगे 2W, ये तो FL अपॉन AY। ये तो क्या हो गया, ये तो बाह्य बल के कारण हो गया। और खुद के भार के कारण बात करें, तो खुद के भार के कारण क्या होता है बेटा FL अपॉन 2AY, मतलब F को तो क्या लिख लेंगे, F को तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर WL अपॉन 2AY। अभी सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो 2AY तो LCM आ जाएगा आपके पास, ये 2AY यहाँ गुणा हुआ, सॉरी यहाँ पे कितना गुणा होगा 2 गुणा होगा, तो 4WL प्लस WL कितना आ गया 5WL। कितना आंसर है क्या 5WL ओवर 2AY। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयतन गुणांक, तो अभी तक अपन ने यंग गुणांक की बात किया। ठीक है, यंग गुणांक का मतलब क्या, अनुधेय प्रतिबल बटा अनुधेय विकृति। ठीक है, अब सेकंड जो बात कर रहे हैं वो आयतनीय गुणांक, या इसको इंग्लिश में बल्क मॉडुलस बोलते हैं, डिनोट करते हैं। इसका सिंबल जो होता है, इसका चिन्ह जो होता है वो B से निरूपित करते हैं इसे। ठीक है, तो आयतनीय गुणांक मतलब B। ठीक है, और B जो है वो क्या होगा, किसका रेशियो होगा बताओ, तो ये होगा क्या, अभिलंब प्रतिबल या नॉर्मल स्ट्रेस बटा आयतनीय विकृति। ठीक है, जब किसी वस्तु पे अपन ने बल लगाया और इस प्रकार से लगाया कि उसके आयतन में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये प्रतिबल बटा आयतनीय विकृति क्या देगा आपको, बल्क मॉडुलस देगा। क्या देगा, बल्क मॉडुलस देगा। ठीक है, तो ये तो आपके वस्तु है ना, और इस वस्तु पर आपने अभिलंब बल लगाया। अभिलंब बल लगाने के कारण आपने क्या देखा कि इस वस्तु में विकृति आई, और इसका आयतन जो है वो डेल्टा V कम हो गया। ठीक है, डेल्टा V कम हो गया, तो अभिलंब प्रतिबल तो F बटा A। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस बटा आयतन में कमी। आयतन में कमी कितनी आई, इसलिए नेगेटिव शो किया अपन ने, है ना, कमी को बता रहे हैं। ठीक है, तो माइनस का डेल्टा V बटा V आ जाएगा। ठीक है, और इसे आगे अपन लिखें, ठीक है, इसे आगे अपन लिखें तो F बटा A को यहाँ पर डेल्टा P लिख सकते हैं, है ना, माइनस डेल्टा V बटा V। ये किसका मान लिख रहे हैं अपन, ये बल्क मॉडुलस का मान लिख रहे हैं। किसका मान लिख रहे हैं अपन, आयतनीय विकृति, आयतनीय गुणांक के बारे में बात करते हैं, आयतन गुणांक के बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है। अब क्या क्या बात इसमें लिख रहे हैं अपन कि प्रत्यास्थ सीमा में b का मान जो होगा वो क्या होगा, अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति होगा। ठीक है। अगर यूनिट की बात करें तो जैसा यंग गुणांक की बात की थी कि यूनिट वही होगी जो प्रतिबल की यूनिट है, क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है। आयतन गुणांक जो है वो तीनों के लिए, ठोसों के लिए, द्रवों के लिए तथा गैसों के लिए, तीनों के लिए परिभाषित है। ठीक है, तीनों के लिए परिभाषित है। इसके अलावा अपन ये बोल सकते हैं कि b का मान अगर बात करें तो ठोसों के लिए ज्यादा होता है, फिर द्रवों के लिए और सबसे कम गैसों के लिए होगा। ठीक है, सबसे कम गैसों के लिए होगा। ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा उसका मान उतना ही कम होगा। ठीक है। तो ठोसों में जो है वो आयतन में वृद्धि जो है या चेंज जो है वो बहुत कम आएगा, कमी जो होगी वो बहुत कम आएगी। तो डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, इसलिए वैल्यू जो है, मान जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है। गैसों में डेल्टा v का मान ज्यादा आएगा, इसलिए अपन कह सकते हैं कि b का मान कम आएगा। ठीक है। अगर दृढ़ वस्तु है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है। तो आदर्श दृढ़ वस्तु के केस में आयतन विकृति नहीं होगी, और आयतन विकृति नहीं होने के कारण वहां पर आप देखोगे कि बल्क मॉडुलस का मान, मतलब आयतनीय गुणांक का मान b बराबर अनंत हो गया है। ठीक है। अब यहां पर हमने कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ऊष्मागतिकी प्रक्रमों के बारे में b का मान जो है लिखा है। तो ऊष्मागतिकी प्रक्रमों में हमारे पास जो 4 मुख्य प्रक्रम है वो कौन कौन से हैं, तो हम लोग बोलते हैं समतापीय प्रक्रम होता है जिसमें टेम्परेचर फिक्स है, जिसमें ताप फिक्स है। एक रुद्धोष्म प्रक्रम होता है जिसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तीसरा जो है वो समदाबीय, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर जो है, दाब जो है वो नियत है। और चौथा जो है वो सम आयतनीय, जिसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से 4 जो है वो क्या है, ऊष्मागतिकी प्रक्रम है। इन चारों के लिए b का मान हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है। b का जो फॉर्मूला है वो तो आपने लिखा क्या है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ठीक है। अब अगर समतापी प्रक्रम के लिए बात करें तो आपने ऊष्मागतिकी अगर चैप्टर पढ़ा है या पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि dp बाई डी का जो मान है, ठीक है, dp बाई डी का मान जो है वो माइनस पी बाई वी होता है। क्या होता है, माइनस पी बाई वी। तो यहां से ये जो dp बाई डी है ना, ये यहाँ पर dp बाई डी, इसको अपन अगर माइनस पी बाई वी लिखें, ठीक है, देखो dp बाई डी, ये जो लिख रहा हूं मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, dp बाई डी बटा v, ये v ऊपर चला गया। अब ये जो dp बाई डी है उसको रिप्लेस किया किससे, माइनस पी बटा वी से। तो माइनस ऑफ माइनस पी बटा वी गुणा v, इस v से v कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, मान क्या आएगा, p मान आ जाएगा। ठीक है। अगर यही बात अपन रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए बात करेंगे तो रुद्धोष्म प्रक्रम में जो मान होता है dp बाई डी का वो माइनस गामा p बाई वी होता है। इसलिए अगर यहाँ p आया था तो वहां गामा p आएगा। ठीक है, कितना आएगा, गामा p आएगा। ठीक है। समदाबी प्रक्रम में डेल्टा पी का मान 0, और अगर अंश 0 हो गया, अंश और हर में से अंश 0 हो गया तो अनुपात का मान 0 ही आने वाला है, तो b का मान 0 आएगा। और अगर समायतनीय प्रक्रम है तो उसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो बल्क मॉडुलस का मान, मतलब आयतन गुणांक का मान कितना चला जाएगा, अनंत चला जाएगा। ठीक है। यहां पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि बल्क मॉडुलस या आयतन गुणांक का जो व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल जिसे बोलते हैं, 1/b, वो क्या कहलाती है, k से उसको निरूपित करते हैं और उसको कहते हैं क्या, संपीड्यता। संपीड्यता मतलब 1/b। ठीक है। तो अगर मान लीजिए b का मान नहीं दे रखा हो, k का मान दे रखा हो, तो इसका मतलब भी ये समझना कि b आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि 1/k करते b आ जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास k का मान दे रखा है तो k बराबर 1/b आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। देखो अगला जो आ रहा है अपने पास जो टॉपिक है, दैट इज अपरूपण गुणांक। अपरूपण गुणांक, इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक भी बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो डिनोट करने का सिंबल जो रहेगा वो g रहेगा। ठीक है। कोई भी गुणांक की बात हम लोग कर रहे हैं, प्रत्यास्था गुणांक की, तो उसमें सब में क्या कर रहे हैं, प्रतिबल बटा विकृति कर रहे हैं। जैसे अपने यंग मॉडुलस की बात किया, ठीक है, यंग गुणांक की, आयतन गुणांक की बात किया। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अपरूपण गुणांक की। तो अपरूपण गुणांक g का मान क्या आएगा, तो यह आएगा बेटा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, मतलब अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल का मतलब क्या है कि आपको F स्पर्श रेखी बटा A निकालना है। ठीक है। और अपरूपण विकृति का मतलब tan फाई मतलब जो पैरेलल साइड्स थी, समांतर भुजाएं थी, उनमें कितना शिफ्ट हुआ, याद है, ऐसा सिंबल अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ऐसा बनाया था। तो ये तो था डेल्टा L और ये था L, है ना, और ये फाई आया था अपने पास, तो tan फाई का मान डेल्टा L बटा L। ठीक है। तो और अगर
एंगल बहुत छोटा है तो tan phi बराबर phi लिया जा सकता है, ठीक है। तो F स्पर्श रेखीय बटा A, ये तो हो गया अपरूपण प्रतिबल, बटा में अपरूपण विकृति tan phi, या अगर phi बहुत छोटा है तो phi लिख सकते हो, ठीक है। तो F पैरेलल अपॉन A डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाई L। अपरूपण कोण फाई जो है उसको हमेशा आपको किस में लेना है, रेडियन में लेना है, ठीक है। किसके लिए परिभाषित है, तो सॉलिड्स के लिए, मतलब ठोसों के लिए ही परिभाषित है, ठीक है। मतलब अगर द्रवों के लिए या गैसों के लिए लिखना पड़ जाए तो वहां वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। अगर आदर्श दृढ़ पिंड है तो उस केस में अपरूपण विकृति आएगी नहीं, ठीक है। विकृति आएगी नहीं तो जी का मान कितना चला जाएगा, तो जैसे ही डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया तो मान जो है, अनुपात का मान जो है वो क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, तो अनंत आ जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते, क्या दिया है देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी द्रव के 100 लीटर आयतन को 0.002% तक घटाए जाने के लिए दाब में आवश्यक वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो B का मान जो है आयतन गुणांक वो क्या होता है, डेल्टा P बटा माइनस डेल्टा V बाई V, ठीक है। आपको डेल्टा P चाहिए तो डेल्टा P क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा B गुणा माइनस डेल्टा V बटा V, और ये मान आपने पुट किया तो क्या आ जाएगा, देखो B का मान तो दिया हुआ है 2100 मेगा पास्कल 10⁶ हो गया, और डेल्टा V बटा V कितना हो गया, तो लिखेंगे 0.002 बटा 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर दे देगा। तो 00 से आपने 00 कैंसिल कर लिए, और इसका पॉइंट अगर हटा दिया तो ये 10⁻³ रह गया। 2 × 21 तो क्या हो गया, 42 × 10⁻³ पास्कल, या आप लिख सकते हो 42 किलो पास्कल, तो 42 किलो पास्कल आएगा, ठीक है। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है देखो कि रबर के लिए आयतन गुणांक का मान ये है, ठीक है। झील में किस गहराई तक रबर की गेंद को ले जाया जाए कि इसका आयतन 0.1% तक घट जाए। तो क्या क्या दिया है, एक तो B का मान दिया है, और एक डेल्टा V बाई V गुणा 100 दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको B का मान तो 9 × 10⁸ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डेल्टा V का बटा V का मान क्या आ गया, 0.1 बटा 100 आ गया, किस गहराई तक ले जाया जाए। तो आपको मालूम है कि B का मान क्या होता है, डेल्टा P बटा माइनस डेल्टा V बाई V, है ना। और इसको क्या लिख सकते हो, रो GH लिख सकते हो, रो GH ओवर डेल्टा V बाई V। यहाँ से अपन को किस गहराई तक, मतलब H निकालना है ना। तो H का मान क्या आ जाएगा, H का मान आ जाएगा B गुणा माइनस डेल्टा V बटा V, और बटा में G इंटू रो। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। H की वैल्यू मान डालो, B का मान कितना लिखा है, 9 × 10⁸, ठीक है। G का मान 10, रो का मान, तो रो का मान नहीं दिया, तो हमें पता है कि पानी के लिए क्या आता है, 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब, और डेल्टा V बटा V तो 0.1 बटा 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पे, 3 4 5 6 0, 6 0 तो ऐसे कैंसिल हो गए, 0.1 है ना, और 6 0 कैंसिल, 0.1 से भी इसका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 × 10⁻1 रह गया, मतलब 90 मीटर। आंसर क्या आएगा, 90 मीटर आएगा, ठीक है। तो अगर 90 मीटर की गहराई पे ले जाया जाए तो इस B और इस प्रतिशत आयतन की कमी के में गहराई जो होनी चाहिए वो 90 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर की औसत गहराई लगभग 3000 मीटर, इस बार आपको H दे दिया, ठीक है। महासागर के तल पर जल के आंशिक संपीड़न की गणना करें, मतलब डेल्टा V बटा V की गणना करना है। दिया है कि जल का आयतन गुणांक, फिर से आपको ये 10⁻9 होना चाहिए, है ना, ये 10⁻9 है, ठीक है। 2.2 × 10⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो क्या निकालना है आपको, डेल्टा V बटा V। क्या फॉर्मूला है कि B बराबर क्या, डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V बटा V, ठीक है। तो माइनस डेल्टा V बटा V निकालना है, क्या जाएगा, डेल्टा P बटा B, ठीक है। वैल्यू डाल दो, डेल्टा P का मान कितना है, तो डेल्टा P का मान आप रो GH लिखोगे बटा में B। रो GH कितना हो गया, तो रो तो 10⁻3 अगर कुछ नहीं दिया है तो, और G का मान 10, और H का मान कितना हो गया, H का मान 3000 मीटर। B का मान डाल दो, 2.2 × 10⁻9, ठीक है। जो कैंसिल्स हो रहे हैं वो कैंसिल कर लो भाई, तो 10⁻3, ये 10⁻3 काटा 10⁻6 रह गया, ठीक है। 3 0 और खत्म कर लिए तो
3 रह गया, इससे एक जीरो और कैंसिल कर लिया तो 10 की घात 2 रह गया। अभी क्या 3/2.2 और ये 10 की घात आपके पास -2 आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 3/2.2 कितना आएगा, इसको अगर कैंसिल करें तो ये 1.1 हो गया है ना, और ये हो गया कितना, ये कितना हो गया 1.5 हो गया। तो 1.5 मतलब 15/11 गुणा 10 की घात -2। सॉल्व करो तो ये 1.40 मतलब 3.6 ठीक है बटा 100 आएगा। ठीक है, मतलब प्रतिशत में देखें तो 1.36% आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी तार को खींचने में किया गया कार्य, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य, मान लीजिए कि आपके पास L लंबाई का कोई तार है। ठीक है, L लंबाई का कोई तार है और इस L लंबाई के तार को आपने इस पे आपने बल लगाया F बल लगाने के कारण अंतिम रूप पे अगर अपन गए तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि डेल्टा L तक विस्तारित हो जाता है। कितना विस्तारित हो जाता है, डेल्टा L। ये डेल्टा L क्या है, अंतिम विस्तार है कि कुल मिला के कितना विस्तार हुआ वो डेल्टा L है। ठीक है, तो इस केस में जब F फोर्स लगाकर, F बल लगाकर डेल्टा L का विस्तार हुआ तो जो प्रत्यास्थ ऊर्जा रहेगी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा रहेगी, उसका मान क्या आएगा, आएगा हाफ F डेल्टा L। क्या आएगा, हाफ F डेल्टा L, हाफ गुणा F गुणा डेल्टा L। और इसी को अगर अपन कुछ जो है मैथमेटिकल टर्म्स को इधर उधर करके सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा हाफ गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। ठीक है, फिर से अपन क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबल को अगर लिखे तो वो क्या जाएगा, भाई अपन को क्या पढ़ा है अपने, y बराबर प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके प्रतिबल को क्या लिख सकते हो, y गुणा विकृति। तो इस प्रतिबल को हटाया, y गुणा विकृति आ गया और एक विकृति पहले से था, तो हाफ गुणा y गुणा विकृति स्क्वायर गुणा आयतन। और ऐसा भी हो सकता है विकृति को हटाओ, तो विकृति को अगर हटाएंगे तो प्रतिबल बटा y आएगा। तो यहाँ लिखोगे हाफ गुणा प्रतिबल बटा y, तो प्रतिबल स्क्वायर बटा y हो गया गुणा आयतन। और अगर आयतन का भाग लगा दोगे इस फॉर्मूले में, इन चारों फॉर्मूले में, तो आपके पास प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। तो ऊर्जा घनत्व मतलब स्थितिज ऊर्जा बटा आयतन। ठीक है, अभी कैसे डिराइव हुआ इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कैसे ये आएगा एक्सप्रेशन, मान लीजिए हम लोग ये कहें कि F क्या होता है, F अपन ने पढ़ रखा है, F या Y की बात करें, Y क्या होता है, FL बटा A डेल्टा L। ठीक है, तो F का मान क्या होता है, F का मान होता है क्या, YA डेल्टा L बटा L। ठीक है, या F बटा डेल्टा L लिखना पड़े तो वो YA बाई L होगा, है ना, YA बटा L होगा। अब हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं। क्या किया अपन ने इसको यहाँ पर ये जो तार है इसके फ्री एंड पे बल लगाया F। ठीक है, एक तो रिजिड सपोर्ट से बांध दिया है, दूसरा सपोर्ट पे नहीं है ना, तो उस फ्री वाले सिरे पर अपन ने बल लगाया। इस बल लगाने की वजह से इसमें जो है विस्तार हुआ, कुल विस्तार डेल्टा L है। तो कुल विस्तार डेल्टा L होने से पहले कभी विस्तार x भी रहा होगा। ठीक है, तो जब विस्तार x लाया गए तो उसके लिए किया गया कार्य कितना होगा, तो बोलेंगे dw कितना, तो बोलेंगे f dx। ठीक है, f dx तो f कितना, तो बोलेंगे कि YA बाई L, और x विस्तार था तो डेल्टा L का मान तो x हो गया और dx हो गया, ये dw है। अगर कुल किया गया कार्य निकालना हो तो w कैसे आएगा, dw का आपको समाकलन करना है। dw का समाकलन करना मतलब YA बाई L तो बाहर और x dx का समाकलन, कहाँ से कहाँ तक, तो प्रारंभ में तो कोई लंबाई में परिवर्तन नहीं था और अंतिम लंबाई में परिवर्तन जो है वो डेल्टा L है। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, YA बाई L और ये हो गया x स्क्वायर बटा 2। ठीक है, यहाँ पर 0 से डेल्टा L लिमिट रखो, सॉल्व करो। ठीक है, तो क्या आ गया देखो, W बराबर हाफ, ये हो गया YA बाई L और ये हो गया डेल्टा L स्क्वायर। ठीक है, अब YA बाई L को क्या लिख सकते हो आप, YA बाई L को F बटा डेल्टा L लिख सकते हो, तो हाफ F बटा डेल्टा L गुणा डेल्टा L का स्क्वायर। इस डेल्टा L से इसे कैंसिल करो
और W का मान आ गया हाफ F डेल्टा L, और ये F डेल्टा L ही जो है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है। फॉर्मूलाज आपको याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें कोई डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अपन ने क्या है कि इस तरह से आया, इसको डिराइव यहाँ पर करके रखा है, ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट देता है तो आप उस स्थिति में रहो कि कैसे कुछ वैल्यूज को लाया जाए सामने। ठीक है, अदरवाइज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, मतलब हाफ प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन, ये तो होगी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और घनत्व की बात करेंगे तो आयतन का भाग लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि 4 मीटर के एक स्टील तार को 2.0 mm तक तनित किया जाता है। तो लंबाई जो दिया है तार की वो दिया है कितना, 4 मीटर, और कितना उसमें विस्तार हुआ, 2 mm का। 2 mm का मतलब कितना हो गया, 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। आगे क्या दे रखा है कि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, 2 mm स्क्वायर। ये कितना है, 2 mm स्क्वायर। यदि स्टील के तार के लिए यंग गुणांक का मान, तो वाई दे दिया आपको, 2 गुणा 10 की घात 11। तो ज्ञात कीजिए तार का ऊर्जा घनत्व, तो तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अगर अपन निकाले वैल्यूज तो कैसे लिखेंगे, आपके पास फॉर्मूला जो था प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का वो क्या था, हाफ गुणा प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। ठीक है, और जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा घनत्व की बात किया तो कैपिटल U बटा आयतन। ठीक है, तो अभी क्या क्या डाटा अवेलेबल है, इसको चेंजेस वगैरह अपन को करने पड़ेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा L और L है हमारे पास, इसका मतलब विकृति की जानकारी है। ठीक है, और A और L भी अवेलेबल है, A और L भी है, इसका मतलब आपको आयतन की जानकारी भी है। ठीक है, और y दे रखा है, तो प्रतिबल नहीं दे रखा। ठीक है, तो प्रतिबल नहीं दे रखा तो प्रतिबल बटा विकृति y, तो प्रतिबल बराबर क्या हो गया, y गुणा विकृति। तो क्या लिखते हैं, y गुणा विकृति का स्क्वायर गुणा आयतन। ठीक है, क्या आ जाएगा, हाफ y का मान कितना, 2 गुणा 10 की घात 11। ठीक है, विकृति कितना हो गई, 2 गुणा 10 की घात -3 बटा में 4 स्क्वायर। और आयतन की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 mm स्क्वायर, मतलब 2 गुणा 10 की घात -6, ये तो हो गया A, और L 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर, मीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। इससे आपके पास क्या आ जाएगी, तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा आपके पास आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व किया। ठीक है, ये 10 की घात 11, ये 1/2 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 की घात -3 का स्क्वायर -6 हो गया। ठीक है, गुणा 2 गुणा 4 क्या, तो 8 आ गया, 10 की घात -6 यहाँ पर भी अवेलेबल है। इसको ऐसे काट दिया तो 2 बार कट गया। ठीक है, तो 2 गुणा 10 की घात -1 दिख रहा है। ठीक है, तो 0.2 दिख रहा है। ये आपके पास क्या आ गई, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा आ गई। और इसमें अगर आयतन का भाग लगा दें, तो ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, कैपिटल U बटा AL, और AL क्या था आपके पास, कैपिटल U 0.2, और AL का मान कितना है आपके पास, 2 गुणा 10 की घात -6 इंटू 4। सॉल्व करो तो ये वैल्यू कटा 0.1 हुआ। ठीक है, 10 की घात 6 ऊपर गया, 10 की घात +6 में से 1 हटा लोगे, और 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.5 गुणा 10 की घात 4, 2.5 गुणा 10 की घात 4, ये तो हो गया क्या, जूल प्रति मीटर क्यूब, और ये आ जाएगी क्या, जूल। ठीक है, ये यूनिट हुई। ठीक, आगे बढ़ते, क्या दिया हुआ देखो, 2 तार P तथा Q समान लंबाई तथा समान पदार्थ के बने हैं। दोनों तारों के त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। जब दोनों तारों को समान बल द्वारा खींचा जाता है, देखो एक क्या क्या डाटा दिया है उसके बारे में सोचो। F समान है, ठीक है, समान लंबाई के हैं तो L समान हो गया। ठीक है, समान पदार्थ के हैं तो Y समान हो गया। दोनों तारों P तथा Q में प्रति एकांक आयतन संचित ऊर्जा
आपको ज्ञात करनी है। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें संचित ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन संचित ऊर्जा जो है उसका फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं हाफ प्रतिबल स्क्वायर बटा वाई, ठीक है। तो प्रतिबल स्क्वायर की बात करूंगा तो आएगा हाफ एफ बटा ए का स्क्वायर, एफ स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई। और ए स्क्वायर की बात करूंगा तो क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू वाई। अब सोचो कि एफ और वाई तो सेम है, तो स्मॉल यू किस पे निर्भर कर गया, स्मॉल यू निर्भर कर गया किस पे, प्रोपोर्शनल हो गया किस पे, 1/r की घात 4 पे, ठीक है। अब P तथा Q में प्रति एकांक आयतन संचित ऊर्जा आप आसानी से निकाल सकते हैं कि क्या UP ओवर UQ चाहिए, क्या जाएगा RQ की घात 4 बटा RP की घात 4, ठीक है। मतलब RQ बटा RP की घात 4 मान डाल देते हैं, ठीक है। क्या रेशियो है, 1:2, तो 1 नीचे है 2 ऊपर है, स्क्वायर क्या आ गया 16:1, ये आंसर रहेगा 16:1। आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे, अगला जो है आपका क्वेश्चन नहीं दिया, टॉपिक दिया हुआ है पवासो अनुपात। पवासो अनुपात क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई तार है, ठीक है, इसको अपने रिजिड सपोर्ट से बांध रखा है, इसकी कोई लंबाई है L। अगर आपने इस पे बल लगाया F, तो आप कहते हो कि जब F बल लगाएंगे तो इस तार में विस्तार होगा, पर विस्तार होने के साथ ही इसकी त्रिज्या में कमी आनी निश्चित है। क्यों आनी कमी निश्चित है, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि आयतन तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य विकृति की बात करेंगे तो लिखेंगे डेल्टा L बटा L, पर इसकी जो विकृति है वो लेटरल साइड पे, पार्श्विक साइड पे भी है। इस तरफ अगर विकृति की बात करेंगे तो बोलेंगे डेल्टा R बटा R या डेल्टा D बटा D। डेल्टा R का मतलब त्रिज्या में परिवर्तन बटा त्रिज्या, या व्यास में परिवर्तन बटा व्यास, ठीक है। तो अगर पवासो अनुपात की बात करें तो इसको न्यू से डिनोट करते हैं, किससे, न्यू से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, ये अनुपात होता है किसका, पार्श्विक विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति का, ठीक है। और जब आप इसको फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, अगर आप कह रहे हो कि डेल्टा L विस्तार हुआ है तो कमी आई होगी किसमें, त्रिज्या में और व्यास में। तो व्यास और त्रिज्या की कमी को डिनोट करने के लिए माइनस लगा दिया, क्या फॉर्मूला बना, माइनस डेल्टा D बटा D डिवाइडेड बाई, ठीक है, बटा में कितना, डेल्टा L बटा L। इसी प्रकार से माइनस डेल्टा R बटा R अपॉन डेल्टा L बटा L। इसके कुछ सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान है जो आपको ऐसा का ऐसा जो है याद कर लेना है। न्यू का मान -1 से लेके 0.5, ये सैद्धांतिक रूप से है, और प्रायोगिक रूप से देखा जाए तो ये 0 से लेके 0.5 तक आता है। पदार्थ का अगर घनत्व जो है वो नियत हो तो न्यू का मान आपको क्या लेना है, 0.5 लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर y, b, g और न्यू में संबंध है। मतलब y मतलब यंग गुणांक, b आयतन गुणांक, g अपरूपण गुणांक और न्यू मतलब पवासो अनुपात। इनमें क्या रिलेशन है, तो रिलेशन आपको याद रखना है, y बराबर 3b 1 - 2 न्यू, y बराबर 3b 1 - 2 न्यू, ठीक है। दूसरा एक रिलेशन है 2g, g क्या, अपरूपण गुणांक, 1 + न्यू, न्यू पवासो अनुपात, ठीक है। और तीसरा जो रिलेशन है वो 9/y बराबर 3/g प्लस 1 बटा y बराबर 3b 1 - 2 न्यू, दूसरा y बराबर 2g 1 + न्यू, तीसरा 9/y बराबर 3/g प्लस 1/b, ठीक है। ये आपका रिलेशन है, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बेस पे आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इस पे आधारित क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, देखो किसी धातु का अपरूपण गुणांक, तो g दे दिया आपको, है ना, g दे दिया, g कितना है 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तथा पवासो अनुपात 0.2, पवासो अनुपात मतलब न्यू, न्यू का मान 0.2 दिया है, ठीक है। अणुओं के मध्य औसत दूरी तो r0 दिया है, कितना 3 एंगस्ट्रन, एंगस्ट्रन का मतलब क्या हो गया 3 × 10 की घात -10 मीटर। तो अंतर परमाणु बल नियतांक k बराबर क्या होता है, k बराबर होता है y टाइम्स ऑफ r0। अब k बराबर y टाइम्स ऑफ r0, y तो दिया नहीं, तो अपन को y निकालना है। जैसे y मिल जाएगा, r0 अवेलेबल है ना, y का मान रखेंगे, r0 का मान रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया जाए, पहले y निकाला जाए, और y के लिए अभी अपन ने सूत्र क्या लिखा था कि y के लिए सूत्र लिखा था 2g 1 + न्यू, y बराबर 2g 1 + न्यू। इस सूत्र का प्रयोग किया, y बराबर 2g 1 + न्यू, ठीक है। तो 2 × g का मान 10 की घात 10, 1 + न्यू का मान 0.2,
सॉल्व कर लो, ये 1.2 हो गया, 1.2 इंटू 2 करोगे तो 2.4 हो गया, इंटू 10 की घात 10 हो गया। ये मान उठाकर यहाँ रख दो तो 2.4 गुणा 10 की घात 10, ये तो y का मान हो गया, इंटू R0 क्या दिया है 3 गुणा 10 की घात -10, इसमें -10 + 10 तो कट गया, 2.4 गुणा 3 क्या आ जाएगा 4 × 12, एक हासिल का 3 दूनी 6 और 1 7, 7.2 ये वैल्यू आई। ठीक है, आगे बढ़े। यदि y यंग गुणांक, b आयतन गुणांक तथा अपरूपण गुणांक g हो तो पवासोव अनुपात क्या होगा? तो अभी अपन ने रिलेशन लिखा था, क्या रिलेशन था कि y बराबर 3b 1 - 2 न्यू, एक रिलेशन था y बराबर 2g 1 + न्यू। अब इसमें जो आपको y b और g की बात कर रहा है, y b और g की बात कर रहा है, न्यू निकालना है। तो इन दोनों एक समीकरणों को आप बराबर पुट कर दो, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना। तो बराबर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3b 1 - 2 न्यू को बराबर किया 2g 1 + न्यू से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3b - 6b न्यू बराबर 2g + 2g न्यू। ठीक है, अपन को न्यू निकालना है, न्यू का मान इधर ले लो, 3b - 2g बराबर 6b + 2g गुणा न्यू। न्यू का मान क्या आ गया 3b - 2g बटा में 6b + 2g, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने जो है इस चैप्टर का ठोसों का यांत्रिक गुणों का वन शॉट रिवीजन आपका पूरा किया। ठीक है, आई होप आपको इस इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, फर्दर अपडेट के लिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशंस के लिए आपको जो है ये चैनल आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियोस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।